चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम लोग उत्तराखंड के सॉल्यूशन की। तो आज बहुत अच्छा पेपर बनाया है सर ने। तो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है भाई, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए। पहला ही प्रश्न आपके पास है, कला और बूढ़ाचाँद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। ठीक है, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको बताना है, कला और बूढ़ाचाँद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। तो यहां पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मिला है भाई, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है, कला और बूढ़ाचाँद के लिए। अब बात करेंगे हम यहां पर कि कब मिला है। अगर बात करें कला और बूढ़ाचाँद के लिए साहित्य अकादमी सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में मिला है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना के लिए, कला और बूढ़ाचाँद के लिए। इसके अलावा 1968 में, ठीक है, इन्हें क्या मिल चुका है भाई, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 1968 में क्या मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किस रचना के लिए, चिदंबरा। ठीक है, चिदंबरा के लिए इन्हें मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी को 1961 में क्या मिला है, पद्म भूषण। ठीक है, 1961 में इन्हें क्या मिला है, पद्म भूषण। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उत्तराखंड के कवि हैं और इनकी जो जन्मस्थली है वो कौन सी हो जाएगी, कौसानी हो जाएगी इनकी जन्मस्थली, पहले भी आपको बताया है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी की जो पत्रिका थी, मैंने आपको बताया इनकी पत्रिका कौन सी थी भाई, पत्रिका इन्होंने चलाई थी रूपाभ। ठीक है, रूपाभ पत्रिका इन्होंने चलाई थी, रूपाभ पत्रिका। और कब चलाई थी, 1938 में। ईयर पूछा था एक बार यूकेपीएससी ने, तो ईयर इसीलिए लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, पहले भी पूछ चुका है। एक ही मात्र यहां के आपको पता है, पत्रिका इन्होंने चलाई थी रूपाभ, 1938 में चलाई थी। इसके अलावा इनकी वीणा युगवाणी, इनकी जो है कहानियां हो जाएंगी। ठीक है, वीणा युगवाणी, ठीक है, युगवाणी इनकी क्या है, ये सब सुमित्रा नंदन जी की रचनाएं हो जाएंगी, वीणा युगवाणी या फिर ग्राम्य। तो ये सब पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। बाकी आपको जो कवि वाला पेज दे रखा है उसमें सभी आपको इनकी रचनाएं मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, कोटद्वार के उत्तर में स्थित दुगड्डा नगर को 19वीं शताब्दी में बसाने का श्रेय किसको जाता है। भाई आपने सुना होगा, दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसको जाता है, पंडित धनीराम मिश्र जी को जाता है दुगड्डा को बसाने का श्रेय। ठीक है, दुगड्डा, भाई दुगड्डा हमारा जो है 19वीं शताब्दी से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, कई ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर आंदोलन हुए हैं। बात करें यहां पर दुगड्डा की, तो आपने सुना होगा एक प्रश्न आया था कि दुगड्डा में नेहरू जी का आगमन कब हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें दुगड्डा में नेहरू जी का आगमन, तो 1930 में एक बार आते हैं, फिर उसके बाद 1945 में यहां पर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर दुगड्डा में आते हैं। इसके अलावा डोलापाल के आंदोलन के जो प्रवर्तक है भाई, जयानंद भारती जी, आपको पता होगा डोलापाल की आंदोलन सुना है आपने, डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, जयानंद भारती जी, उनकी भी एक कर्मस्थली रही है। ठीक है, किसकी कर्मस्थली भाई, डोलापाल के आंदोलन जिन्होंने चलाया था जयानंद भारती जी, उनकी कर्मस्थली रही है, नोट कर कर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दुगड्डा की, तो दुगड्डा आपका कहां पर स्थित हो जाएगा, लंगूरगाड़ प्लस सिलगाड़ के संगम पर। ठीक है, लंगूरगाड़ प्लस सिलगाड़ के संगम पर। ठीक है, लंगूरगाड़ प्लस सिलगाड़ के संगम पर। ठीक है, प्लस सिलगाड़ के संगम पर आपका दुगड्डा स्थित हो जाएगा। तो पूछ सकता है भाई दुगड्डा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लंगूरगाड़ प्लस सिलगाड़ के संगम पर स्थित है। साथ ही साथ 1930-45 में जवाहरलाल नेहरू आए और जो आपके डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक है, ठीक है, जो जिन्होंने आंदोलन चलाया था जयानंद भारती जी, उनकी कर्मस्थल ये रही है। इसके अलावा ठीक है, जो यहां पर आपको ये लिखना है, शिव प्रसाद डबराल जी है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी, भाई एसपी डबराल आपके क्या है, उत्तराखंड के चारण है या फिर उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया कहता है, कहा जाता है इन्हें। इनका ये साधना स्थल रहा है। ठीक है, इनका साधना स्थल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है शिव प्रसाद डबराल जी का साधना स्थल, डोलापाल के आंदोलन का कर्मस्थल इनका हो जाएगा। ये क्या है, सब कुछ दुगड्डा है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट था यहां पर इसका आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गढ़देश में, ठीक है, गढ़देश में गढ़ गौरव समाचार पत्रों का प्रकाशन उत्तराखंड में कहां से होता था। तो गढ़देश में गढ़ गौरव समाचार पत्रों का प्रकाशन आपको बताना है कहां से होता था। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटद्वार से क्या होता था, गढ़देश गौरव समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। और कब होता था, 1932 में। ठीक है, 1932 में इसका प्रकाशन होता था भाई, गढ़ गौरव समाचार का। ठीक है, गढ़ गौरव समाचार का कृपाराम मिश्र ने, ठीक है, कृपाराम मिश्र के द्वारा होता था, कृपाराम मिश्र के द्वारा। और कृपाराम मिश्र को ही क्या कहा जाता था, कृपाराम मिश्र को कहा जाता था मनहर। ठीक है, मनहर इनका उपनाम है भाई, मनहर। ठीक है, मनहर इनका उपनाम हो जाएगा कृपाराम मिश्र जी का।
ठीक है, मनहर इनका उपनाम है, ये चीज नोट कर लिख लेना। और कोटद्वार से गौरव समाचार पत्र का प्रकाशन 1932 में होता था। इसके अलावा गणदेश, ठीक है, संदेश, ठीक है, संदेश भी कहां से होता था? कोटद्वार से होता था भाई। संदेश का कहां से प्रकाशन होता था? संदेश समाचार पत्र था 1938 में, इसका भी जो प्रकाशन होता था कोटद्वार से ही होता था। इसके अलावा लैंसडाउन से, भाई लैंसडाउन कैसी है? कर्मभूमि है, ठीक है, लैंसडाउन कैसी है? कर्मभूमि है, ये आपने सुना होगा, कर्मभूमि, ठीक है। कर्मभूमि जो समाचार पत्र है ये कहां से निकलता था? लैंसडाउन से निकलता था। ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका है। कर्मभूमि कहां से निकलता था? लैंसडाउन से निकलता था 1939 में भक्त दर्शन, ठीक है, भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया के द्वारा, ठीक है, भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया के द्वारा ये समाचार पत्र निकलता था, ठीक है, भैरव दत्त धुलिया, ठीक है, इनके द्वारा ये समाचार पत्र निकलता था, कर्मभूमि, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, श्रीनगर को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब श्रीनगर को बसाने का श्रेय अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको पहले ही बताया, गढ़वाल की दिल्ली किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर को जो बसाया गया था ई.के. पॉके द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ई.के. पॉके द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था। ई.के. पॉके वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गढ़वाल में क्या करवाया था भाई? 10वां भूमि बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। और ये कब करवाया था ई.के. पॉके ने गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त? 1893 में, ठीक है, 1893 में ई.के. पॉके ने क्या करवाया था? गढ़वाल का 10वां भूमि बंदोबस्त करवाया था। और श्रीनगर को बसाने में भी किसका श्रेय जाता है? ई.के. पॉक का जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है भाई? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है कोटद्वार को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोटद्वार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड। रुद्रपुर आपका तराई वाला इलाका है, ठीक है, कहीं पर भी जहां पर आएगा कि एक भी पहाड़ नहीं है, रुद्रपुर में नहीं है। ऑप्शन सी में हरिद्वार, ठीक है, ऑप्शन सी में हरिद्वार है। उत्तर का केरल इसको कहा जाता है, उत्तर का केरल, ठीक है, उत्तर का केरल किसको कहा जाता है? अगर आपने मैप में भी देखा होगा ना, उत्तराखंड हमारे इस प्रकार से उत्तराखंड है, यहां पर हल्का सा क्या है? हरिद्वार है, ठीक है। जैसे केरला है ना भारत के नक्शे में, आपने देखा होगा इस साइड पर है, ऐसी उत्तराखंड के नक्शे में जो हरिद्वार है केरला के समान है, तो इसीलिए इसे उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है, ठीक है। काशीपुर, इसका पुराना नाम क्या था? काशीपुर का गोविशाण, ठीक है, गोविशाण इसका प्राचीन नाम था। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कोटद्वार की, ठीक है, तो कोटद्वार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। बात करें कोटद्वार की तो खो नदी के किनारे है, ठीक है, खो नदी के तट पर क्या बसा है भैया? आपका कोटद्वार बसा हुआ है, ठीक है। कोटद्वार का ही पुराना नाम आपको क्या देखने को मिलता है? कूटद्वार, ठीक है, कूटद्वार।
आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आपके पास है, किस नृत्य को केदार नृत्य नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास था, किस नृत्य को केदार नृत्य नाम से जाना जाता है? पहले भी मैंने आपको बताया था केदार नृत्य को किस नाम से जाना जाएगा भाई। ऑप्शन ए आपके पास जागर है। जागर क्या होता है? पौराणिक देवी देवताओं का जब आह्वान किया जाता है तो उसे कहा जाता है जागर। तो जागर तो नहीं कहा जाता है केदार नृत्य को। ऑप्शन बी में आपके पास मंडाण, तो मंडाण बिल्कुल सही हो जाएगा। मंडाण को ही क्या कहा जाता है? केदार नृत्य कहा जाता है। जैसे कि आपने गाना भी सुना होगा, करिश्मा शाह का एक गाना है, अब लागो लो मंडाण कर कर, उसमें क्या कर रहे होते हैं? मंडाण कर रहे होते हैं, और इसी नृत्य को क्या बोला जाता है? केदार नृत्य। एक आपको याद रखना है, उत्तराखंड के गांधी कौन? इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी जी क्या है भाई? उत्तराखंड के गांधी जी हैं। ठीक है, तो इन्हीं ने क्या था, इन्हीं को केदार नृत्य में विख्याति प्राप्त थी। ये क्या करते थे भाई? केदार नृत्य करते थे। बहुत ज्यादा फेमस ये थे केदार नृत्य को, जिसको कहा जाता है मंडाण नृत्य। आपने सुना भी होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्हें काफी पुरस्कार दिए थे, वहां पर अपनी प्रस्तुति देते थे ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तब तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था। तो ये क्या करते थे? केदार नृत्य करते थे, जो आपके इंद्रमणि बडोनी जी, और इन्हीं को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। तो कभी कभी बेसिक प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, इन चीजों को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, प्रयत्न जारी है किसकी पुस्तक है? तो प्रयत्न जारी है भाई, प्रयत्न जारी है किसकी पुस्तक हो जाएगी? ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद गैरोला जी की पुस्तक है प्रयत्न जारी है। ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा आपने एक सुना होगा विरासतों की खोज। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं विरासतों की खोज, ठीक है, विरासतों की खोज किसकी पुस्तक है भाई? ये हो जाएगी आपकी हेमचंद्र सकलानी जी की। ठीक है, हेमचंद्र सकलानी जी की पुस्तक नोट करके लिखेगा, विरासतों की खोज हो जाएगी। एक मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास, किसका? जनजातियों का इतिहास। तो ये किसकी पुस्तक हो जाएगी भाई? जय सिंह रावत जी की। ठीक है, जय सिंह रावत जी की कौन सी पुस्तक है? उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास पुस्तक हो जाएगी जय सिंह रावत जी की। इसके अलावा सेंट्रल हिमालयन आती है। ठीक है, सेंट्रल हिमालयन, थोड़ा हिंदी में लिख लेना, मैं बोल देता हूं सेंट्रल हिमालयन। ठीक है, सेंट्रल हिमालयन, सेंट्रल हिमालयन पुस्तक आती है MSS रावत जी की। ठीक है, MSS रावत की पुस्तक हो जाएगी सेंट्रल हिमालयन। पूछी गई थी एक बार एग्जाम में, सेंट्रल हिमालयन किसकी है? एटकिंसन भी ऑप्शन में आता है, तो हिमालयन सोच के हमें सीधा एटकिंसन नाम याद आता है, तो ये नोट कर चले जाना, MSS रावत जी की पुस्तक हो जाएगी सेंट्रल हिमालय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्वतीय फलोद्यान संस्थान स्थित है। तो पर्वतीय फलोद्यान संस्थान कहां स्थित है भाई? ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बात करें हम पर्वतीय फलोद्यान संस्थान, यानी पर्वतीय, जो आपने सुना भी होगा कि पर्वतीय फल बाजार, वो तो अलग है। अगर मैं पूछूं आपसे पर्वतीय फल बाजार कौन सा है भाई? पर्वतीय फल बाजार आपने सुना होगा, भवाली को कहा जाता है। ठीक है, भवाली को कहा जाता है पर्वतीय फल बाजार, आपने सुना है। भवाली कहां पर है? नैनीताल के अंदर है, भीमताल में स्थित हो जाएगा पर्वतीय फल बाजार, भीमताल। लेकिन फलो उद्यान का देश, ठीक है, और पर्वतीय फल संस्थान कहां पर हो जाएगा? अल्मोड़ा के चौबटिया में स्थित। ठीक है, चौबटिया में। ठीक है, चौबटिया अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा, जिसकी चौबटिया की स्थापना कौन करते हैं? डब्ल्यू क्रो करते हैं। ये आपने पढ़ा है, कब करते हैं? 1869 में इसकी स्थापना करते हैं डब्ल्यू क्रो जी चौबटिया की। और चौबटिया ही क्या है आपका? पर्वतीय फल उद्यान संस्थान यहाँ पर स्थित हो जाएगा, और फलोद्यान का देश भी इसको कहा जाता है। लेकिन पर्वतीय फल बाजार आता है, ये किसको कहा जाता है? भवाली को कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इस चीज को थोड़ा सा आप क्लियर कर चलिएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, औली में स्नो स्काइकिंग केंद्र की स्थापना कब की गई? तो औली में स्नो स्काइकिंग केंद्र की स्थापना कब की गई आपको बताना था। औली में जो स्नो स्काइकिंग केंद्र है, इसकी स्थापना 1986, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। औली में कब की गई थी स्नो स्काइकिंग केंद्र की स्थापना? 1986 में की गई थी। इसके अलावा औली रोपवे आता है। ठीक है, औली रोपवे कब शुरू हुआ? औली रोपवे, ठीक है, औली रोपवे जो शुरू हुआ था 1993 में शुरू हुआ था। और इसकी दूरी भी आपसे पूछी जाती है। रोपवे यानी आपने देखा है ना, रोपवे यहाँ पे ऐसी इस तरीके से लाइट वो लगी होती है, तारे, और इनमें जो गाड़ियां चल रही होती है भाई, इसकी दूरी पूछी जाती है क्योंकि 1993 में लगा था। तो इसकी जो दूरी है वो एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। इसकी दूरी थी 4.15 किलोमीटर। ठीक है, 4.15 किलोमीटर। तो हमेशा से बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया करो, उसी से रिलेटेड 2-4 आगे पीछे क्वेश्चन लगाया करो, काम हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। औली रोपवे 1993
4.15 किलोमीटर का ओली रोपवे हो जाएगा। इसके अलावा ओली स्नो स्कीइंग की जो केंद्र स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। पंडित नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो पंडित नैन सिंह रावत, अब देखो ना डाक टिकट बहुत सारे हैं, हमेशा से बोलता हूं कि क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज से हमेशा से बचना है, ठीक है। तो इनमें से मेरा मानना यह है डाक टिकट भी बहुत जरूरी है। बहुत रेयर ही होगा कि आपसे वो ईयर पूछेगा। ईयर पूछ सकता है केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर अलग अलग चीजों पे पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर अब हम क्या करते हैं कि रटते रहते हैं हर एक चीज। तो जो मैंने आपको बताया डाक टिकट, आपको या तो फेमस पर्सनैलिटीज पे पढ़ो या फिर स्किप कर दो। नैन सिंह रावत जी पर जो डाक टिकट जारी हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2004 में इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि आपका आईएमए है भाई, ठीक है। आईएमए पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आईएमए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे भारत में आईएमए उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो यहां पर आईएमए पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 1982 में हुआ था। इस चीज को पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हेमंती नंदन बहुगुणा, ठीक है, सबसे लेटेस्ट भाई, हेमंती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, सबसे लेटेस्ट इन्हीं पर हुआ था 2018 में। कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था हेमंती नंदन बहुगुणा पर 2018 में। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर कब जारी हुआ था भाई, 1967 में, ठीक है, 1967 में 200 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, 200 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। आपको पता है ना 1767 में इसकी स्थापना होती है बंगाल में। तो जब ये इसकी 200 वर्ष पूरे हो गए थे 1967 में, और 200 वर्ष होने पर 1967 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया। तो ऐसी चीजें जो एक ही है उत्तराखंड में, ऐसी चीजों पर जो है संभावनाएं ज्यादा होती है, इन चीज को पढ़कर जाइएगा, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर 1967 में डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है नैनीताल क्लब का निर्माण कब किया गया। तो नैनीताल क्लब का निर्माण आपको बताना है कब किया गया था भाई। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है नैनीताल क्लब का निर्माण 1867, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपने सुना होगा कि नैनीताल पर्वतारोही क्लब का स्थापना कब हुई थी, ठीक है, पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही क्लब नैनीताल की स्थापना कब हुई थी, पर्वतारोही क्लब की स्थापना कब हुई थी, यह आपको पता होना चाहिए। नैनीताल में पर्वतारोही क्लब की स्थापना 1968 में होती है भाई। किसके द्वारा, चंद्रलाल शाह जी के द्वारा, ठीक है, चंद्रलाल शाह जी के द्वारा। हाल ही के एग्जाम में आपके आया था, शायद अपर पीसीएस में आया था मेरे ख्याल से, किस में आया था, 1968 में पर्वतारोही क्लब नैनीताल की स्थापना होती है, और चंद्रलाल शाह ठकुरियाल, ठीक है, ठुकरियाल, इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है, नैनीताल पर्वतारोही क्लब की। और नैनीताल क्लब अलग है, 1867 का नैनीताल क्लब है, लेकिन नैनीताल, इसके आगे नैनीताल भी लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नैनीताल पर्वतारोही क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1968 में चंद्रलाल शाह ठकुरियाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। सनत कुमार को सिद्ध कहां मिली थी, ठीक है, सनत कुमार को सिद्धि कहां मिली थी। तो सनत कुमार को सिद्धि कहां मिली थी भाई, ये मिली थी आपके कनखल में, ठीक है, कनखल में सनत कुमार को सिद्धि मिली थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कनखल कहां पर है, कनखल हो जाएगा हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में स्थित हो जाएगा कनखल, और यहीं पर सनत कुमार को क्या मिली थी भाई, सिद्धि मिली थी। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में, ठीक है, यहां पर जो 5 तीर्थ हैं, ठीक है, हरिद्वार में जो 5 तीर्थ है भाई, पौराणिक ग्रंथों में कौन कौन से वो 5 तीर्थ हैं, आपको नोट कर लिखना है। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा हर की पौड़ी, ठीक है, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था, अगर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। हर की पौड़ी का निर्माण, ठीक है, हर की पौड़ी का निर्माण कराया था राजा विक्रमादित्य ने, ठीक है, किसने करवाया था भाई, राजा विक्रमादित्य ने करवाया था हर की पौड़ी का निर्माण, ठीक है। 5 जो महत्वपूर्ण वो है इनमें से। दूसरा है आपका कुशाव्रत, ठीक है, कुशाव्रत हो जाएगा दूसरा इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हरिद्वार का। तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा हो जाएगा आपका नील पर्वत, ठीक है, तीसरा हो जाएगा नील पर्वत, ठीक है, नील पर्वत पौराणिक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण हरिद्वार के। इसके अलावा चौथा कौन सा है आपका, कनखल, ठीक है, और 5वां हो जाएगा आपका बिल्व पर्वत, ठीक है, बिल्व पर्वत, ठीक है, बिल्व पर्वत और कनखल, ये सब आपके हरिद्वार के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि पौराणिक ग्रंथों में 5 तीर्थों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है पौराणिक ग्रंथों में इनमें से किन तीर्थ को हरिद्वार का महत्वपूर्ण तीर्थ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन ये दे देगा, 1 ऑप्शन कहीं और से दे देगा। तो आपको 5 एक बार पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। वैसे तो सभी हरिद्वार में है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मिंग का तरीका हो सकता है, इसलिए आपको बताया, इसको नोट कर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के संबंध में असत्य क्या
क्या है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भाई हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में रहे हैं अनिल प्रकाश जोशी जी, आपने देखा होगा शायद इन्होंने साइकिल यात्रा करी थी अभी हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल यात्रा इन्होंने करी थी, पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, कहां से कहां तक करी थी, क्या हिसाब किताब था। फिलहाल अनिल प्रकाश जोशी जी को हम उत्तराखंड में जानते हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने हेस्को की स्थापना करी थी, ठीक है, किसकी स्थापना करी थी भाई? हेस्को की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे हेस्को की, तो हेस्को का अगर अभी फुल फॉर्म आ जाए, हेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हिमालयन एनवायरनमेंट, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं ये आप मुंह से बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिमालयन एनवायरनमेंट, ठीक है, हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडीज कंजर्वेशन एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, जिसकी स्थापना कब होती है? हेस्को की बताया जाता है कि 1969 में, ठीक है, इन्होंने एक संगठन बनाया था, 1969 में एक संगठन बनाया, पहले किसने? अनिल प्रकाश जोशी और इनके कुछ साथियों ने 1969 में एक संगठन बनाया। इसी संगठन की मदद से 1983 में क्या करते हैं? हेस्को की स्थापना करते हैं अनिल प्रकाश जोशी जी, ठीक है। तो हेस्को की स्थापना भी डायरेक्ट पूछी जाती है आपसे, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन को, ठीक है। इनके शोध कार्य पर्यावरण विज्ञान पर केंद्रित है, बिल्कुल है भाई, पर्यावरण केंद्र पर ही तो है। हेस्को का आपने देखा है ना, पुराने जो आपके तालाब अलाब होते हैं इनको पुनर्जीवन करना, या फिर जो पुराने जितने भी राज्य में जो आपको समझना है सूखे जल धाराओं को, ठीक है, शोध संस्थानों को दोबारा से रिस्टेब्लिश करना इन्हीं का कार्य है। दूसरा है इनकी संस्था हेस्को गैरसैंण चमोली में स्थित है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हेस्को जो आपकी है जरूर चमोली में स्थित नहीं है भाई, चमोली में स्थित नहीं है हेस्को। हेस्को शायद मेरे ख्याल से देहरादून में है, प्रॉपर आंसर मुझे भी नहीं मिल रहा था कहीं, ठीक है, लेकिन हेस्को आपकी देहरादून में हो जाएगी। दूसरा यहां पर क्या है आपको यह समझना है, हेस्को, ठीक है, हेस्को की 2002 में गौचर चमोली से शुरुआत जरूर हुई थी, ठीक है, 2002, ठीक है, 2002 गौचर चमोली से शुरुआत जरूर हुई थी इसकी, ठीक है, गौचर चमोली से इसकी शुरुआत जरूर हुई थी, पर ये चमोली में स्थित नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन सी है आपका स्थानीय आटा पीसने की चक्की घराट की उच्चीकरण किया, बिल्कुल किया भाई। हेस्को जो है यही कार्य तो करती है, जो आपके पुराने संसाधन इन चीजों को पुनर्जागर करना। यह माउंटेन मैन के नाम से विख्यात है, अनिल प्रकाश जोशी जी को ही क्या कहा जाता है? माउंटेन कहा जाता है, और इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, पद्मश्री ने मिल चुका है, हर एक चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, इस समय ये काफी चर्चाओं में रह रहे हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। विजय झड़दारी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, तो विजय झड़दारी के द्वारा भाई नहीं है आ रहा है, विजय झड़दारी, अगर बात करें विजय झड़दारी, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, इनका संबंध किससे है? तो बीच बचाओ आंदोलन से, ठीक है, बीच बचाओ आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन से किसका संबंध हो जाएगा भाई? बीच बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे विजय झड़दारी जी। अब इनके द्वारा काफी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो आपको यहां पर बताना है इनके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इंद्रधनुष पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी पहाड़ी खेती इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति विजय झड़दारी जी की हो जाएगी, और बनाराज समृद्धि पारंपरिक कृषि विज्ञान, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? विजय झड़दारी जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही ज्यादा ये भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? तो उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था भाई? ये आपको पहले ही बताया, एक विवाह व्यवस्था थी उत्तराखंड में, पहले से अट्टा बट्टा विवाह व्यवस्था चलती थी उत्तराखंड में, अट्टा बट्टा, ठीक है। तो अच्छा पेपर बना, इसी टाइप के तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके। उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? तो ये क्या है भाई? विवाह व्यवस्था है, इस चीज को नोट कर चलिएगा। फूलों की घाटी की खोज एवं राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, ठीक है। तो फूलों की घाटी की खोज अगर बात करें 1931 में किसके द्वारा की गई थी भाई? फ्रैंक स्माइथ, ठीक है, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा, ठीक है, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1931 में, ठीक है। तो आपको यह बताना था कि फूलों की घाटी की खोज कब की गई और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो 1982 में भाई, 1982 में इसको क्या मिला था भाई? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। बात करें फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित हो जाएगी, ठीक है, चमोली जनपद में स्थित हो जाएगी। अब इसके बारे में खास क्या है? सबसे छोटा, ठीक है, अगर मैं बात करूं राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? आपका फूलों की घाटी है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसीलिए 87.5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काफी नेशनल पार्क है इनके क्षेत्रफल रटने की जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा आपको पता होना चाहिए। बात करें सबसे बड़ा, पता है आपको 2390 कौन सा है भाई? आपका गंगोत्री उत्तरकाशी वाला हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा की बात करें 87.5 वर्ग किलोमीटर आपकी फूलों की घाटी की हो जाएगी। पहले तो इसका आंसर ऑप्शन डी टिक करिए। 1931 में खोज, 1982 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। इसके अलावा इसी में आपको क्या है, 2005 में इसको कहां रखा गया भाई? यूनेस्को ने अपनी
ठीक है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया फूलों की घाटी को। ठीक है, इसी के अलावा मैंने फूलों की घाटी को बताया आपको। ठीक है, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसको क्या कहा गया है भाई, स्कंद पुराण के केदार खंड में, नोट करके लिखिएगा, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन कहा गया है। ठीक है, नंदकानन, नंदकानन। ठीक है, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसको क्या कहा गया है, नंदकानन कहा गया है फूलों की घाटी को। इसके अलावा फूलों की घाटी का आपको अलग अलग नाम बताया, भ्यूडार, बैकुंड। ठीक है, भ्यूडार, बैकुंड। ठीक है, ये सब किसके हो जाएंगे, फ्रैंक स्मैथ घाटी, ये सब किसके नाम है भाई, फूलों की घाटी के हैं। इसके अलावा फूलों की घाटी में ही एक और चीज आपको नोट करनी है, फूलों की घाटी में ही आपको पता है कि आपको क्या है, पुष्पावती नदी बहती है। तो ये सब जानकारी फूलों की घाटी की है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, जनदेश स्वैच्छिक संगठन किस विकास खंड में स्थित है। तो जनदेश स्वैच्छिक संगठन किस विकास खंड में स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जनदेश विकास खंड जो आपका स्थित हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, जखोली में। ठीक है, जखोली में स्थित हो जाएगा। एक मिनट में इसका चेक कर लूं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन यहां पर मेरे को गलत सा क्यों लग रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, एक बार जरूर। ठीक है, क्वेश्चन को चेक करके चलूंगा। शायद ये क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन मिशन गंगा, ये क्वेश्चन स्किप करके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, वो क्वेश्चन दूसरा आ गया, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हुआ है प्रिंट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पौड़ी जनपद में श्री राम प्रसाद नौटियाल ने निम्न में से कौन सा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो पौड़ी जनपद में श्री राम प्रसाद नौटियाल जी ने भाई कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, आपको बताना है। इन्होंने की थी गजलू आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गजलू आंदोलन। ठीक है, गढ़वाल का बारादोली किसको कहा जाता है, गजलू को कहा जाता है। गजलू आंदोलन के प्रवर्तक कौन है भाई, राम प्रसाद नौटियाल जी। क्वेश्चन बन सकता है, गजलू बार बार पूछ ले रहा है, वो पटवारी में भी उसने पूछा, पुलिस में भी पूछा, अब ये ना पूछ ले गजलू आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, राम प्रसाद नौटियाल जी हैं, और गजलू को ही कहा जाता है गढ़वाल का बारादोली। इसके अलावा ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन आपने सुना है 1994 में टिहरी की जो भिलंगना घाटी है भाई, उस क्षेत्र में चला था। और पहले भी बताया है, रक्षा सूत्र, सूत्र मतलब धागा, रक्षा जो रक्षा पर धागा है वो कौन बांधता है भाई, भाई के हाथों में बांधा जाता है। यानी यहां पर हमें याद रखना है सुरेश भाई। ठीक है, सुरेश भाई। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हो जाएंगे कौन है, सुरेश भाई है रक्षा सूत्र आंदोलन के। रक्षा से आपको याद करना है, रक्षा कौन करता है, भाई करता है, सूत्र उसके हाथों में बांधती है बहन। तो रक्षा सूत्र आंदोलन सुरेश भाई 1994 में टिहरी जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। किस मंदिर को लमगौड़ी बामूसा भी कहा जाता है। तो किस मंदिर को लमगौड़ी बामूसा भी कहा जाता है भाई, ऐसे अटपटे से प्रश्न ना अलग अलग किताबों से लाए जाते हैं, इसीलिए बोलता हूं। आप पूछते हैं ना सर से कि कौन कौन से किताबें पढ़े, तो सर ने आपको वीडियो में पहले बताया था कि किस तरीके से आप क्या है अपने बेसिक पर ध्यान दीजिए। आप अपने बेसिक पर ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न लाना हमारी जिम्मेदारी है जो आपके अन्य किताबों से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न आपको यहीं पर मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेटों में, भटकने की जरूरत नहीं है। किस मंदिर को लमगौड़ा बामूसा भी कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से कहा जाता है बाणासुरगढ़ मंदिर को। ठीक है, बाणासुरगढ़ मंदिर कहां पर स्थित है, चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित हो जाएगा ये आपका बाणासुरगढ़ मंदिर, और इसी को कहा जाता है लमगौड़ा बामूसा मंदिर। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन सी में दिख रहा होगा कार्तिक स्वामी मंदिर, ये कहां पर है भाई, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में स्थित। ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा आपका कार्तिक स्वामी मंदिर। और इसके अलावा अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो ये क्वेश्चन ना कार्तिक स्वामी मंदिर आपके 2011 के FRO के पेपर में आया था डायरेक्ट। ठीक है, FRO के पेपर में आया था कि कार्तिक स्वामी मंदिर कहां पर है, तो ये स्थित हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा कुटेटी देवी कहां पर है भाई, कुटेटी देवी, कुटेटी। ठीक है, कुटेटी देवी आपका भी, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है, कुटेटी देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा। और विश्वनाथ मंदिर भी आता है आपका। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें नोट कर चलनी है। और चंपावत का आपको पता ही है, बाणासुरगढ़ मंदिर चंपावत में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, वीरावली छाकरीवली किस जनजाति के आभूषण है भाई, वीरावली छाकरीवाली किस जनजाति के आभूषण है, ये हो जाएंगे भोटिया जनजाति के आभूषण। आपने सुना होगा भोटिया जनजाति। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं भोटिया जनजाति की। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में भाई जो आभूषण होते हैं इसको क्या कहा जाता है, साली फुल्ली। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा, साली फुल्ली इसको कहा जाता है। ठीक है, साली फुल्ली कहा जाता है भोटिया जनजाति में आभूषणों को। ठीक है, ये चीज नोट करनी है, भोटिया जनजाति में जो आभूषण होते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए कि भोटिया जनजाति में आभूषणों को क्या कहते हैं, साली फुल्ली कहते हैं। इसके अलावा वीरावली छाकरीवाली किस जनजाति के आभूषण है,
भोटिया जनजाति के हैं, और एक पतेली आता है, ठीक है, इसके अलावा पतेली भी, पतेली, ठीक है, ये कहाँ के आभूषण है, ये सिर के आभूषण है, ठीक है, ये भोटिया औरतें जो होती हैं सिर में पहनती हैं ये सभी आभूषण, वीरावली, छाकरीवली और पतेली। अब ऐसे प्रश्न डीप बन जाते हैं, ये बन सकता है कि कौन सी जनजाति के हैं, जैसे क्वेश्चन अभी बना है, अब ये पूछ दिया कहाँ पहनते हैं, क्योंकि जनजाति है, अगर हो सकता है टफ पेपर में, तो ये भी पूछ सकता है, किताब में है भैया आपके, ठीक है। इसके अलावा बलडंग, ठीक है, बलडंग आता है इनका एक आभूषण, बलडंग, ठीक है, बलडंग और हमेल, ठीक है, हमेल मैंने आपको पहले ही बताया, हमेल क्या होती है, गले की माला होती है, और बलडंग भी इसी प्रकार का एक होता है, और एक मनसाली, ठीक है, मनसाली, मनसाली, ये सब क्या होती है भाई, गले के आभूषण होते हैं भोटिया औरतों के, ठीक है, मनसाली, ये सब क्या होते हैं, गले के आभूषण होते हैं भोटिया जनजाति के औरतों के। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी क्या थी। तो 1800 से 1500 1840 तक आपको पता है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी क्या थी भाई, आपकी ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी। क्यों थी श्रीनगर, आपको पता है जब अंग्रेज क्या करते हैं भाई, टिहरी वाले क्षेत्र को तो सुदर्शन शाह को दे देते हैं 1815 में, सुदर्शन शाह को अपनी टिहरी राजधानी बनाता है, सुदर्शन शाह को भेज देते हैं, अपना गढ़वाल में अंग्रेज कहां पर बस जाते हैं, श्रीनगर को, इसीलिए तो गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है, श्रीनगर का काफी ज्यादा वहां पर उन्होंने अंग्रेज ने वो करा था। तो 1800 से 1540 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही थी, लेकिन 1839 में क्या होता है, आपका गढ़वाल को, पौड़ी को जिला बनाया जाता है, ठीक है, पौड़ी के जिले के रूप में कब गठन हुआ था, कभी क्वेश्चन आ जाए, 1839 में होता है। पहले तो अल्मोड़ा मतलब पूरे कुमाऊं का, पहले 1839 से पहले क्या था आपका, एक कुमाऊं जिला था भाई, ठीक है, कुमाऊं जिला था, कुमाऊं के अलावा एक श्रीनगर था, एक आपका टिहरी था, तो 3 जिले थे। इसके अलावा 1839 में क्या होता है, पौड़ी को जिला बनाकर 1840 में क्या होता है, पौड़ी को गढ़वाल का जिला मुख्यालय बनाया जाता है, और यहीं पर पौड़ी की जो राजधानी होती है गढ़वाल की, पौड़ी शिफ्ट की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। और 1869 में क्या होता है, गढ़वाल का मुख्यालय इसको बनाया जाता है, ठीक है, आजादी के बाद गढ़वाल का जो मुख्यालय है वर्तमान में कहां पर है, पौड़ी में है, और कब से बनाया गया, 1869 से गढ़वाल का मुख्यालय, ठीक है, गढ़वाल का मुख्यालय आपका कहां पर हो जाएगा, पौड़ी में 1869 से। ये चीजें आपको नोट कर कर चलनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में विस्तृत नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में विस्तृत नहीं है आपको बताना है। राजाजी उद्यान की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, PhD, ठीक है, राजाजी उद्यान की क्या ट्रिक है भाई, राजाजी उद्यान की ट्रिक हो जाएगी PhD, ठीक है, PhD यानी पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, 3 जिलों में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका विकसित है। तो यहां पर ऑप्शन ए पौड़ी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, नैनीताल, नैनीताल में तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल प्लस पौड़ी में, ठीक है, नैनीताल प्लस पौड़ी में कौन सा है आपका, ये हो जाएगा कॉर्बेट, ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका नैनीताल प्लस पौड़ी में है, ज्यादा हिस्सा इसका पौड़ी में आता है और आधा हिस्सा इसका नैनीताल में आता है। बाकी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की यहां पर बात हो रही है, तो थोड़ा सा राजाजी उद्यान के बारे में हम लोग देख कर चलेंगे, ठीक है। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, आपको पता है, ठीक है। राजाजी की अगर बात हो रही है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, 1983 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं इसके 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूं 2015 में इसको क्या करती है भारत सरकार, टाइगर रिजर्व घोषित करती है, ठीक है, टाइगर, ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित करती है इसको भारत सरकार, और देश के 48वें नंबर का, ठीक है, देश के 48वां, ठीक है, देश का 48वां टाइगर रिजर्व था भाई। हाल ही में टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा बना रही है भारत सरकार, तो एक क्रम पूछ सकता है, उत्तराखंड में 2 ही तो टाइगर रिजर्व है आपके, आपको पता है। पहला आपका कब का है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, कहां से शुरुआत होती है, कॉर्बेट से होती है, तो पहला तो कॉर्बेट हो जाएगा भारत का ही, और उत्तराखंड का भी पहला है, भारत का भी पहला है। आपका 48वें नंबर का ये हो जाएगा टाइगर, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, 48वें नंबर का। इसके अलावा इसका जो राजाजी नाम है आपको पता है, जो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी जी, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 है, जलीसेरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो जलीसेरा बुग्याल ऑप्शन ए चमोली जनपद में स्थित है। तो 3-4 दिन से बुग्याल डेली पढ़ रहे हैं, आपको पता है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। चमोली में बगजी बुग्याल हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा चमोली में हमने बेदिनी बुग्याल पढ़ा है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कहां पर है, बेदिनी बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। इसी के अलावा चमोली में हमने पढ़ा है चित्रकांठा, क्वारी बुग्याल, सतोपंथ बुग्याल, ये सब कहां पर है, क्वारी, सतोपंथ, ये सब आपके चमोली में है। इसके अलावा कफनी, ठीक है, कफनी बुग्याल कहां पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बागेश्वर में। इसके अलावा मैंने आपको बताया खलिया टॉप, ठीक है, खलिया टॉप, लड़ी पांगती, ठीक है, लड़ी पांगती, ठीक है, लड़ी पांगती या फिर लड़ी पांगती हो गया, खलिया टॉप हो गया। इसके अलावा आपका थाला हो गया, ठीक है, थाला, ये सब कहां पर है, थाला हो गया। इसके अलावा आपका रहाली हो गया, जोहार हो गया, नामिक हो गया, ठीक है, नामिक, जोहार,
ये सब बुग्याल कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तरकाशी का तपोवन बुग्याल और आपका पवाली कांठा, कुश कल्याण और तपोवन बुग्याल और दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ रिवीजन हो रहा है। देखो अब मैं स्किप भी करवा सकता था, बताया इसलिए कि आपका भी रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास, लिपुलेख दर्रे को भारतीय चीनी व्यापार के लिए कब लिपुलेख दर्रे को भारत चीन व्यापार के लिए कब गया। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है मुझे फिर से यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, लिपुलेख दर्रा को भारत और पाकिस्तान व्यापार के लिए कब खोला गया, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के व्यापार के लिए कब खोला गया, ठीक है। तो खोला गया होना था यहाँ पर, अगर कब खोला गया था पूछेगा। लिपुलेख दर्रा आपको पता है भारत का और क्या है, नेपाल की यहाँ से सीमा भारत और तिब्बत की यहाँ से वो होता है, आखिरी दर्रा है भारत का, ठीक है। लिपुलेख दर्रा आपको पता है, इस साइड आपका नेपाल वाले एरिया है पिथौरागढ़ का, यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, चीन या तिब्बत में प्रवेश कर जाते हैं। ये व्यापार के लिए खोला गया था। आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले आपने सुना होगा भारत और नेपाल का, ठीक है, भारत और चीन का, ठीक है, भारत और तिब्बत, तिब्बत आएगा, ठीक है, तब तो तिब्बत भी आ जाता भाई। भारत और तिब्बत का क्या होता था, पहले व्यापार होता था, कब, आजादी से पहले भी होता था, आजादी के बाद भी होता था। लेकिन 1962 में क्या होता है, भारत चीन युद्ध छिड़ जाता है। 1903 में भारत चीन युद्ध छिड़ता है और क्या होता है, सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, भोटिया जनजाति के लिए भी, सभी के लिए भी, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, इनके जो सारे रास्ते होते हैं बंद कर दिए जाते हैं, भारत और तिब्बत का व्यापार बंद हो जाता है। पहले से भोटिया जनजाति क्या करती थी आपको पता ही है, सारे व्यापार करती थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, भारत चीन का युद्ध होता है तो व्यापार बंद हो जाता है। लेकिन 1995 में, ठीक है, 1995 में फिर से शुरू हो जाता है व्यापार भारत और तिब्बत का, लेकिन उस तरीके से नहीं चल पाता जैसे वो पहले चलता था, क्योंकि इतने साल का गैप हो जाता है, लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, तो किस तरीके से वो बिजनेस डील करेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। लिपुलेख दर्रे से भारत चीन व्यापार के लिए कब खोला गया था, तो 1991 में पुनः खोला गया था। ये क्वेश्चन नोट कर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ेंगे, शोर का अतीत किसकी पुस्तक है। तो शोर का अतीत किसकी पुस्तक है भाई, राम सिंह जी की पुस्तक हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शोर का अतीत किसकी पुस्तक है, राम सिंह जी की है। बाकी आपको बताया सुमित्रानंदन पंथी जी के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है, तो मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ पर है आपको बताना है। मिशन गंगा शोध संस्थान रुड़की में हो जाएगा, मिशन गंगा शोध संस्थान। अब मिशन गंगा आ गया है तो नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे जो आपकी योजना है, मैंने आपको पहले बताया नमामि गंगे योजना कहां से शुरू हुई थी भाई, ऋषिकुल मैदान, ठीक है, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी भाई, 7 जुलाई 2016 को। ये डेट याद रखिएगा। डेट कैसे याद रख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे आता है 7 जुलाई को, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे आता है 7 जुलाई और 2016 को ये योजना शुरू हुई थी ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से, ठीक है। पूछता भी है इलाका, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से क्या शुरू हुई थी, नमामि गंगे योजना शुरू हुई थी 7 जुलाई 2016 को, ठीक है, इस चीज को पढ़िएगा। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया भाई, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये प्रश्न भी बेसिक है, अब रिवीजन नहीं मारोगे, देखोगे नहीं तो हो सकता है लास्ट टाइम पर गलत कर आ जाओ, इसीलिए यहां पर क्लास में करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे, तुमरिया बांध का निर्माण कब और यह किस नदी पर स्थित है। तो तुमरिया डैम, ठीक है, अगर आपने मैंने परसों ही पढ़ाया था, तुमरिया डैम कहां पर है भाई, पहले तो मैंने आपको बताया तो उधम सिंह नगर में कौन सी नदी पर है, तो फीका नदी पर है, ठीक है। सबसे पहले तो इस पीका को काटिएगा यहां पर, ठीक है, पीका नहीं होगा भाई, फीका होगा, ठीक है, फीका नदी, ठीक है, फीका नदी करिएगा इसको, फीका नदी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी अब पहले बता दिया है। अब तुमरिया डैम को आपको बताना है, इसका निर्माण कब हुआ था, 1961 में फीका नदी पर हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं, तो सर्वाधिक जनघनत्व, भाई जनघनत्व मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति कितने एरिया में रह रहे हैं, तो आपने सुना भी होगा सर्वाधिक जनघनत्व। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर होगा, जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, ठीक है, लोग ज्यादा होंगे तो घनत्व, हम बोलते नहीं यार यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगी तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, एक ही ऑप्शन पकड़ना था आपको, हरिद्वार, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी तो कट जाएंगे भाई, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि नैनीताल और देहरादून में हरिद्वार से ज्यादा तो लोग रहते नहीं है, इसका मतलब है सीधा सीधा ऑप्शन सी और डी आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब हरिद्वार के बाद कहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, समझना पड़ेगा आपको। हरिद्वार के बाद आपका यहां पर उधम सिंह नगर में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ का जो जनघनत्व है ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है आपको पता है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, सॉरी, ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर जनघनत्व ज्यादा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व है। और हरिद्वार का जनघनत्व आपसे पूछ सकता है कितना है,
है तो 801, ठीक है 801 क्या है, हरिद्वार का जनघनत्व है। इसी के साथ साथ 649 हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर का 649, और देहरादून का जो जनघनत्व है आपका 549 हो जाएगा देहरादून का जनघनत्व, और नैनीताल का जो जनघनत्व है 225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर करते हैं जनघनत्व की बात। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के जनघनत्व की, तो उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो कितना है भाई, उत्तराखंड का जनघनत्व हो जाएगा 189, ठीक है। और भारत के जनघनत्व की बात करेंगे, भारत के जनघनत्व हो जाएगा आपका भाई, भारत का हो जाएगा 382, ठीक है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है 382 व्यक्ति, ठीक है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं भारत में, 382 व्यक्ति रहते हैं। और एक प्रश्न ऐसे बन सकता है जो बीच में आपको दिया था कि भारत और उत्तराखंड में अंतर कितना है, भारत और उत्तराखंड के जनघनत्व में अंतर कितना है, तो भारत का जनघनत्व से उत्तराखंड का जनघनत्व क्या करना, माइनस कर देना, लेकिन दोनों के याद होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अगर भारत का याद होगा तभी तो आप माइनस कर पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं भारत और उत्तराखंड में कितना अंतर है भाई, 382 में आपने क्या करा, खटैक से 179 माइनस करा, 12 माइनस 3 9, 7 में से 8 गया, 9 आ जाएगा आपका, ठीक है 7 में से 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, कितना आ रहा है, ठीक है 9 सही तो आ रहा है, 17 में से 9 गया, ये सही आ रहा है आपका 9, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 193 हो जाएगा उत्तराखंड और भारत के जनघनत्व में अंतर, ठीक है। तो ये अंतर हो जाएगा आपका भारत और उत्तराखंड के जनघनत्व में अंतर, सिंपली आपको समझना है। अब यहां पर ये तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात हो रही है, अगर सबसे कम पूछूंगा कहां पर है, पता है आपको सबसे कम कहां पर है भाई, सबसे कम की बात करें, सबसे कम कहां पर है, सबसे कम हो जाएगा उत्तरकाशी में, ठीक है उत्तरकाशी, ये पूछता है सबसे कम और ज्यादा तो पूछता है। उत्तरकाशी में जनघनत्व कितना है भाई, 41 हो जाएगा यहाँ का। इसके बाद क्या आता है, चमोली, ठीक है इसके बाद चमोली आता है। चमोली का जनघनत्व कभी पूछेगा कितना है, तो चमोली का हो जाएगा 49 जनघनत्व हो जाएगा। इसके बाद पूछेगा कहाँ का है, तो पिथौरागढ़ का हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 3 तो पता होना चाहिए, पिथौरागढ़ का कितना है, 68 जनघनत्व हो जाएगा पिथौरागढ़ का, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। माधव सिंह भंडारी किसका सेनापति था, माधव सिंह भंडारी भाई किसका सेनापति था, महीपति शाह का, ठीक है पहले भी बताया है। महीपति शाह का सेनापति कौन था भाई, महीपति शाह का सेनापति था माधव सिंह भंडारी। और इसके अलावा इसका एक और सेनापति था भाई लोधी रिखोला, ठीक है लोधी रिखोला, 2 सेनापति थे इसके, लोधी रिखोला, ठीक है लोधी रिखोला भी इसका सेनापति था और माधव सिंह भंडारी भी इसका सेनापति था, जिसको इसने किसकी उपाधि दी थी, गर्वभंजक की उपाधि दी थी, ठीक है। और महीपति शाह भाई 3 बार तिब्बत पर आक्रमण कौन करता है, 3 बार तिब्बत पर आक्रमण कौन करता है, आपका महीपति शाह करता है। ये वही महीपति शाह है भाई जो क्या करता है, रोटी सूचक प्रथा चलाता है। कौन सी प्रथा, रोटी सूचक प्रथा, ठीक है रोटी सूचक प्रथा कौन चलाता है, महीपति शाह चलाता है। इसके अलावा ये वही महीपति शाह है भाई जो नाग साधुओं की हत्या करवा देता है, किसकी, नागा साधुओं की हत्या करवा देता है। उसके बाद इसे बहुत अफसोस होता है, फिर क्या करता है, सोचता है अपना जो जीवन है त्याग देता हूं, लेकिन ये क्या करता है, कोसी का युद्ध करता है भाई, कोसी का युद्ध करता है 1635 में, उसमें अपनी जान गंवा देता है चंद राजा के हाथों, ठीक है। तो ये कहां पर मृत्यु होती है इसकी, कोसी के युद्ध में 1635 में युद्ध के दौरान महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको नोट करनी है। और रोटी सूचक प्रथा भी यही चलाता है, 3 बार तिब्बत पर आक्रमण करता है। लोधी रिखोला इसका सेनापति है, साथ ही साथ माधव सिंह भंडारी जिसको गर्वभंजक की उपाधि दी जाती है, इसी का सेनापति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। चंद्रवंश का पहला ऐसा शासक जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो चंद्रवंश का आपको पता है चंद्रवंश में क्या था भाई, चंद्रवंश क्या थे, डोटी के अधीन कार्य करते थे, मतलब मांडलिक राजा होते थे। ये क्या करते थे, जो डोटी का नरेश होता था, ठीक है आपने देखा है ना, चंद्र राजा कहां से अपना भाई शासन चलाते थे, आपको पता है चंद्र राजा यहां से चलाते थे पिथौरागढ़ की साइड से या फिर ये चंपावत साइड से। तो यहां से नेपाल का बहुत ज्यादा प्रभाव था, आपने देखा होगा ना कुमाऊं के क्षेत्र में, पिथौरागढ़ नेपाल वाले एरिया है, यहाँ पर कुमाऊं का ज्यादा प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नेपालियों का था, पहले से हमें कर देना पड़ता था भाई राजा लोगों को, जो राजा लोग होते थे इन्हें कर देना पड़ता था नेपालियों को। लेकिन आपने सुना इतिहास में भारती चंद आते हैं, ये कर देने से मना कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ऑप्शन ए पहले तो इसका करेक्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। इन्होंने क्या करा, 12 वर्षीय युद्ध करा भाई, डोटी से 12 वर्षीय युद्ध करा और जीत भी गए, ठीक है। मजे की बात यह है 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा और जीत गए। और इन्हीं के जीत के साथ भारती चंद ने क्या करा, डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं करी और डोटी पर विजय कर प्राप्त करने वाला पहला चंद राजा भारती चंद है। इसके अलावा भारती चंद के बारे में आपको जानने को मिलता है इन्हीं के समय नायक, ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति होती है, ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय होती है भाई, भारती चंद के समय होती है नायक जाति की उत्पत्ति। ये चीजें नोट करनी है। और इसके अलावा भारती चंद ने क्या करा था आपको पता है, ठीक है, भारती चंद ने भागधौनिया, ठीक है, एक आती है कुमाऊं की वीरांगना कहा जाता है इसको, भागधौनिया, ठीक है, भागधौनिया,
कुमाऊं की वीरांगना भागधौनिया के साथ क्या करा था, युद्ध करा था। किसने, भारती चंद ने। कुमाऊं की एक वीरांगना थी भागधौनिया, इन्हीं के साथ इन्होंने क्या करा था, युद्ध करा था भारती चंद ने। और भारती चंद के बारे में आपको बता दिया है, ये सब कुछ जानकारी भारती चंद के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 60 और उत्तराखंड का आखिरी प्रश्न। ठीक है, आखिरी प्रश्न उत्तराखंड का है भाई, कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यकाल का स्थानांतरण अल्मोड़ा से नैनीताल किसके काल में हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कभी क्वेश्चन सर कैसे दे रहे हैं, कभी कैसे दे रहे हैं, आज थोड़ा सा ट्रिकी वे में दे दिया कि किसके काल में हुआ। आपको पता है, अगर मैं बात करूं कुमाऊं का मुख्यालय पहले कहां था भाई, अल्मोड़ा में था। कब तक था, तो 1854 तक था। 1854 में क्या होता है भाई, कुमाऊं का मुख्यालय अल्मोड़ा से स्थानांतरण कर कर कहां शिफ्ट कर दिया जाता है, नैनीताल कर दिया जाता है। ठीक है, कुमाऊं का मुख्यालय 1854 में अल्मोड़ा से कहां शिफ्ट कर दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्मोड़ा से शिफ्ट कर कर कहां कर दिया जाता है, नैनीताल में कर दिया जाता है। इसके अलावा ये कमिश्नर कब होते हैं, 1854 में जो होते हैं आपके बैटन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, 1854 में जो कमिश्नर होते हैं कौन होते हैं, बैटन होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बैटन के समय मैंने आपको बैटन के बारे में क्या बताया, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी, ये याद रखेगा, इस वर्ड को पकड़ना है, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर का नहीं, कमिश्नरी। ठीक है, इस शब्द को याद रखिएगा। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसके समय है, बैटन के समय है। इन्होंने क्या कर रखा था, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति। ठीक है, जो प्रशिक्षित पटवारी थे, ठीक है, पटवारी के पद सृजन करा था, ट्रेल ने करा था। पटवारियों की जो व्यवस्था थी रेमजे ने शुरू करी थी। तीनों चीज अलग अलग है। और प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति जो किसने करी थी, पढ़े लिखे पटवारियों की, जो आजकल हमारे पढ़े लिखे पटवारी बन चुके हैं, यही ऐसे पटवारियों की नियुक्ति कौन करता है, बैटन करता है। तो ये फैक्ट नोट करिएगा, चलिएगा, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति बैटन करता है। इसके अलावा इसी के समय क्या होता है, मुक्त भूमि आवंटन। ठीक है, 1852 में क्या होता है, मुक्त भूमि आवंटन। ठीक है, मुक्त भूमि आवंटन, भूमि आवंटन, ये भी इसी के समय की घटना है। तो ये रहा आपका भाई उत्तराखंड का सॉल्यूशन। बाकी जीएस का सॉल्यूशन आपको शायद जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।